इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग जून 2015 यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा बीपीएससी 3.0 और 3.4 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा यह क्लास रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों को पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बाजार स्थिति में से किस एक में फर्म उत्पादक और कीमत निर्धारण निर्णयों में पारस्परिक रूप से निर्भर होती है? ऑप्शन ए अल्पाधिकार, क्रेता, एकाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो बाजार स्थितियों में किस बाजार में फर्म उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णयों में पारस्परिक रूप से निर्भर होती है? तो यह निर्भरता जो है अल्पाधिकार बाजार में पाई जाती है। 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अब अल्पाधिकार बाजार की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कुछ पाई जाती है या कुछ होती है जो आपस में प्रतियोगिता करती हैं। सभी फर्मों का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। अल्पाधिकार बाजार में वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। प्रत्येक फर्म वस्तु की कीमत तथा उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करती है। इसलिए कहा जाता है कि अल्पाधिकार बाजार में परस्पर निर्भरता की स्थिति पाई जाती है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, निर्भरता के बारे में ही पूछा गया है। परस्पर निर्भरता का मतलब क्या होता है कि अगर एक फर्म अपनी वस्तु की कीमत या उत्पादन की मात्रा बढ़ाती या घटाती है तो इसका प्रभाव अन्य फर्मों पर पड़ेगा, अर्थात अन्य फर्में भी अपनी कीमत तथा उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगी और घटाएंगी। इसके अलावा अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र कैसा होगा यह स्पष्ट नहीं है। अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र कैसा होगा यह स्पष्ट नहीं है तथा एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि मांग वक्र किस बाजार में स्पष्ट नहीं होता है तो अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र स्पष्ट नहीं होता है। और अगर पूछा जाए पूर्ति वक्र की स्पष्ट जानकारी किस बाजार में नहीं होती है तो एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र की स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। तो यह अल्पाधिकार बाजार के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक लिखी? तो वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक हानसन, फिलिप्स, उर्सुला, जे.आर. हिक्स। तो जे.आर. हिक्स द्वारा वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक की रचना की गई थी। यह डी सही है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, गिफेन विरोधाभास तब होता है जब आय प्रभाव ऑप्शन ए प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक होता है, बी प्रतिस्थापन प्रभाव के समान होता है, सी प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है और डी नकारात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो गिफेन विरोधाभास तब होता है जब आय प्रभाव नकारात्मक तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? अगर गिफिन वस्तु की बात की जाए तो रॉबर्ट गिफिन ने सर्वप्रथम कुछ ऐसी वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती थीं, या कह सकते हैं गिफिन वस्तु उच्च दर्जे की निम्न कोटि की वस्तुएं होती थी, उच्च ऋणात्मक आय प्रभाव को बताती हैं। गिफिन वस्तुएं जो हैं वह उच्च ऋणात्मक आय प्रभाव को बताती हैं। गिफिन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो गिफिन वस्तु विरोधाभास तब उत्पन्न होता है जब नकारात्मक और प्रतिस्थापन
जब आय प्रभाव नकारात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्र श्रम की आपूर्ति वक्र की अभिक्रिया करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्र श्रम की आपूर्ति वक्र की अभिक्रिया करेगा? ऑप्शन ए श्रम का सीमांत उत्पाद वक्र, बी श्रम का सीमांत आय उत्पाद वक्र, सी श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य वक्र, श्रम का औसत उत्पाद वक्र। तो श्रम के आपूर्ति वक्र की अभिक्रिया जो है श्रम का सीमांत आय उत्पाद वक्र करेगा। 4 नंबर प्रश्न में बी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, परिसीमन कीमत का तात्पर्य है। तो परिसीमन कीमत किसे कहते हैं? वह कीमत जो नई फर्मों का प्रवेश रोकती है। नई फर्मों का प्रवेश बी ऑप्शन में दिया गया है, रोकने का ऑप्शन बी। परिसीमन कीमत का तात्पर्य वह कीमत जो नई फर्मों का प्रवेश रोकती है। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, पैरेटो संबंधी सामान्य इष्टतमता वहाँ पाई जाती है जहाँ पर। तो पैरेटो इष्टतम कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर MRT XY बराबर होगा MRSA XY बराबर MRSB XY। तो यह ऑप्शन बी में दिया गया है। यह उत्पादक संयोग की या रूपांतरण की सीमांत दर को व्यक्त करता है। पैरेटो की सामान्य इष्टतम शर्त, यह शर्त जो है उत्पादन संयोग की या रूपांतरण की सीमांत दर को व्यक्त करता है, जिसमें संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ MRT XY बराबर MRSA XY और बराबर MRSB XY के बराबर होता है। इसके अलावा पैरेटो विनिमय की कुशलता उपभोक्ता के लिए संतुलन की बात करते हैं, जिसमें MRSA XY बराबर MRSB XY होता है। तो इसमें 6 में बी नंबर सही ऑप्शन है। अगला पैरेटो बात करते हैं उत्पादन की कुशलता फर्मों के लिए। तो उत्पादन की कुशलता जो फर्मों के लिए होता है उसमें संतुलन की शर्त MRTSLK XY बराबर X MRTSYLK। जब यह बराबर होते हैं तब उत्पादक की कुशलता फर्मों के लिए संतुलन में होती है। तो पैरेटो अपने संतुलन में या अपने सिद्धांत में सामान्य इष्टतम की बात उत्पादन संयोग या रूपांतरण की सीमांत दर के लिए करते हैं। विनिमय की कुशलता जो उपभोक्ता के लिए होता है उसके लिए करते हैं, और उत्पादन की कुशलता जो फर्म के लिए होता है उसके लिए करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बाजारों में से किसमें विज्ञापन आम बात है? तो विज्ञापन किसमें? अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार। तो विज्ञापन की अगर बात की जाए तो कौन कौन से बाजारों में विज्ञापन संभव होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में तो विज्ञापन होगा नहीं, तो इसलिए यह सेकेंड नंबर गलत है। और एकाधिकार में सिर्फ एक ही बाजार होती है, इसलिए एकाधिकार में भी विज्ञापन नहीं होगा, तो 4 भी गलत है। इसलिए विज्ञापन जो आम बात होगी वह अल्पाधिकार बाजार में और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में। अल्पाधिकार बाजार का मतलब फर्स्ट और थर्ड। तो जिस ऑप्शन में कोट सही चुनना है, फर्स्ट और थर्ड दिया गया होगा वही ऑप्शन सही होगा, और यह फर्स्ट और थर्ड ए ऑप्शन में दिया गया है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है? IMF, WTO, यूरोपीय यूनियन, सार्क। तो बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन जो है वह WTO द्वारा किया जाता है। WTO बी ऑप्शन में है, तो बी सही है। 9 नंबर प्रश्न, यूरो मुद्रा बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
निम्नलिखित कूट में से उत्तर दें। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। यूरो बाजार मुद्रा के बारे में, इसका अस्तित्व मौद्रिक नीति के प्रभावोत्पादक संचालन को प्रभावित करता है। सेकंड, यह एक अत्यंत विनियमित बाजार है। तो यूरो मुद्रा के बारे में फर्स्ट कथन सही है। फर्स्ट कथन सही होने का मतलब कूट में केवल एक सही है, सी ऑप्शन में दिया गया है। केवल एक में क्या कह रहा है, इसका अस्तित्व मौद्रिक नीति के प्रभावोत्पादक संचालन को प्रभावित करता है। 9 नंबर प्रश्न में सी ऑप्शन सही है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, हेक्सर-ओलिन प्रमेय के अनुसार कोई भी देश किसी वस्तु का निर्यात करेगा। ऑप्शन ए, जिसमें अपेक्षाकृत प्रचुर साधन का प्रयोग की तीव्रता है। बी, जिसमें अपेक्षाकृत सस्ते साधन के प्रयोग की तीव्रता है। सी, ए और बी आवश्यक हैं। डी, ए और बी दोनों में से कोई भी आवश्यक नहीं है। तो हेक्सर-ओलिन अपने सिद्धांत में बताते हैं कि श्रम प्रधान देश को श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए तथा पूंजी गहन या पूंजी प्रधान देश को पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए। तो इसमें दोनों बातें सही कही गई हैं हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के अनुसार। तो ए और बी दोनों आवश्यक है हेक्सर-ओलिन सिद्धांत में। तो 10 नंबर प्रश्न में सी सही आंसर है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, तटकर संघ सदैव किसका मार्ग प्रशस्त करता है। ए, केवल व्यापार विपणन प्रभाव। बी, केवल व्यापार सृजन प्रभाव। सी, व्यापार सृजन और व्यापार विपणन दोनों प्रभाव। डी, व्यापार विपणन और व्यापार सृजन प्रभाव में से कोई भी नहीं। तो तटकर संघ जो है वह सदैव व्यापार सृजन और व्यापार विपणन प्रभाव की बात करता है। तो 11 नंबर प्रश्न में सी सही आंसर है, सी। अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित धारणाओं में से कौन सी धारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हेक्सर-ओलिन प्रमेय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हेक्सर-ओलिन प्रमेय में जो महत्वपूर्ण अवधारणा है उसको देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए, 2 कारक मॉडल। ऑप्शन बी, 2 वस्तुएं। सी, कोई प्रशुल्क नहीं। डी, निरंतर प्रशुल्क। तो हेक्सर-ओलिन सिद्धांत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धारणा की बात की गई है उसमें कोई प्रशुल्क की बात नहीं की गई है। तो इसका 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंतराल मॉडल में 2 अंतरालों का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति अंतराल और निवेश अंतराल। बी, बचत अंतराल और अविस्फीतकारी अंतराल। सी, बचत बाध्यता और विदेशी मुद्रा बाध्यता। डी, निवेश अंतराल और बचत अंतराल। तो 2 अंतराल मॉडल में 2 अंतरालों का तात्पर्य जो है वह बचत बाध्यता और विदेशी मुद्रा बाध्यता है। बचत बाध्यता और विदेशी मुद्रा बाध्यता सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। 19 नहीं, 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 2 अंतराल के कुछ प्रमुख मॉडल हैं, उन मॉडलों को जान लेते हैं। जैसे कृषि तथा औद्योगिक द्वैत मॉडल आर्थर लेविस द्वारा दिया गया था। यही पूछा जाता है कि यह द्वैत मॉडल किसने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय द्वैत का मॉडल मिंट तथा मिल्टन ने दिया। सामाजिक द्वैत मॉडल जेके बैक ने दिया। तकनीक द्वैत मॉडल बी हिगिंस ने दिया। और वित्तीय द्वैत मॉडल जो है मिंट द्वारा दिया गया है। तो यह द्वैत अंतराल के कुछ प्रमुख मॉडल थे। और द्वैत अंतरालों का तात्पर्य जो है बचत बाध्यता और विदेशी मुद्रा बाध्यता से, इसलिए 13 का सही आंसर सी है। अगला 14 नंबर प्रश्न, आय की समग्र समता द्वारा वर्णित किसी आय के बंटन में गिनी गुणांक का मान क्या है। समानता। तो जब अर्थव्यवस्था गिनी गुणांक का मान 0 होता है तो पूर्ण समता होती है, और जब गिनी गुणांक का मान 1 होता है तो पूर्ण असमानता होती है। यहाँ पूछा गया है आय की समग्र समता द्वारा वर्णित किसी आय के बंटन में गिनी गुणांक का मान क्या होगा। समग्र समता मतलब 0।
0 होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित दूरगामी परिणामों में से किस एक बड़े दूरगामी परिणाम की पहचान नहीं की गई? ऑप्शन ए, कृषि उपज में गिरावट, बीमारी का फैलना, परमाणु ऊर्जा का उपयोग, समुद्री जल स्तर में वृद्धि। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो परिणाम हैं उसमें कृषि उपज में गिरावट की बात की गई है, या गिरावट हो ही सकती है ग्लोबल वार्मिंग से, कृषि उपज में गिरावट हो सकती है, बीमारी फैल सकती है और समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। इसमें परमाणु ऊर्जा के उपयोग की बात नहीं कही गई है, तो 15 सी सही है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, अनेक अल्प विकसित देशों की विशेषताओं में से एक यह है कि इनमें अल्प बचत दर और अल्प पूंजी निर्माण होता है, अभिकथन कहा गया है। और कारण आर, अल्प विकसित देशों में यह मुख्य रूप से उपभोग के उच्च स्तर के कारण होता है। तो इसमें 16 नंबर प्रश्न में ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अनेक अल्प विकसित देशों की विशेषताओं में से यह है कि उनमें अल्प बचत दर और अल्प पूंजी निर्माण होता है, यह सही है। अल्प विकसित देशों में यह मुख्य रूप से उपभोग के उच्च स्तर के कारण होता है, यह भी सही है। तो दोनों सही हैं। अल्प विकसित देशों की विशेषताएं बताई गई हैं अभिकथन और कारण दोनों में, लेकिन यह व्याख्या नहीं करता है। तो 16 नंबर प्रश्न में बी ऑप्शन सही है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा अधिशेष मूल्य की अवधारणा विकसित की गई? तो सरप्लस वैल्यू की अवधारणा जो है जे शुम्पेटर, कार्ल मार्क्स, जे.आर. हिक्स, आर.ए. फिशर। तो कार्ल मार्क्स द्वारा अधिशेष मूल्य की अवधारणा विकसित की गई है। 17 नंबर प्रश्न में बी सही आंसर है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, मौद्रिक नीति सर्वाधिक प्रभाव उत्पादक होती है जब निवेश व्यय ब्याज लोचदार और मुद्रा की मांग में ब्याज बेलोचदार होता है। डी ऑप्शन सही है 18 का। 18 सही आंसर डी। अगला 19 नंबर प्रश्न है, एलएम वक्र का ढाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, निवेश की ब्याज लोच, बी, ब्याज आय की ब्याज लोच, सी, मुद्रा की मांग की ब्याज लोच। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एलएम वक्र का ढाल जो है वह निवेश की ब्याज लोच पर निर्भर करता है, निवेश की ब्याज लोच ए ऑप्शन में दिया गया है। मुद्रा एलएम वक्र का ढाल निवेश की ब्याज लोच पर निर्भर करता है, ए सही है। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए। 20 नंबर प्रश्न है, किसी बंद अर्थव्यवस्था में त्रिक्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो त्रिक्षेत्रीय मॉडल में पारिवारिक बचतें प्लस कर प्लस मूल्य ह्रास बराबर सकल निवेश प्लस सरकारी व्यय। डी ऑप्शन सही है। 21 नंबर प्रश्न, केन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत कुशलता है प्रत्याशित। ऑप्शन ए, वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रतिफल दर, बी, वास्तविक निवेश से मुनाफा, सी, वित्तीय निवेश से मुनाफा और डी, वास्तविक निवेश पर प्रतिफल दर। तो पूंजी की सीमांत कुशलता जो है वह वास्तविक निवेश पर प्रतिफल की दर की बात करता है केन्स के सिद्धांत में। डी सही है 21 नंबर प्रश्न का आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, परंपरागत समष्टि प्रणाली में मुद्रा निर्धारित करती है किसको? रोजगार को, वास्तविक उत्पादन को, ए और बी दोनों को, ना ए और ना बी दोनों। तो परंपरा समष्टि प्रणाली में मुद्रा जो है ना तो रोजगार और ना वास्तविक उत्पादन को निर्धारित करती है, इसलिए डी सही है, कोई नहीं होगा इसमें से। अगला 23 नंबर प्रश्न है, आरेख बताया गया है। आरेख में एक्स अक्ष पर उत्पादन और वाई अक्ष पर ब्याज दर को दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है परंपरागत ISLM आरेख में LM वक्र LM1 हो जाता है, मतलब बाएं से दाएं खिसक जाता है, LM1 हो जाता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें कथन कौन सा सही होगा? इसमें ब्याज दर जो है घट जाएगी और ब्याज दर घट के क्या हो जाएगी? R0 से R1 हो जाएगी। जब LM घटकर कितना हो जा रहा है? LM1 हो जा रहा है। जब LM रेखा जब IS को A बिंदु पर काटती है तब संतुलन A बिंदु पर है और उत्पादन OI ब्याज दर R0 है, और जब यह दाएं तरफ बढ़ जाता है LM तो ब्याज दर घटकर
R1 हो जाती है। तो तरलता प्रभाव जो है वह R0 R1 हो जाएगा, ये सही है। अगला, फिलिप्स वक्र के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। क्या है वक्तव्यों में, क्या दिया गया है? एक, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विलोम संबंध होता है। फिलिप्स वक्रों, यह बात सही है। फिलिप्स वक्र में बताया गया है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विलोम संबंध होता है। अगला है वक्तव्य, आर्थिक व्यवहार मौद्रिक प्रतिफल का फलन होता है। तो यह भी सही, ए भी सही है, मतलब फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही, और थर्ड में क्या है? आर्थिक व्यवहार वास्तविक प्रतिफल का फलन होता है। मौद्रिक और वास्तविक दोनों सही हैं। तो इसमें आगे क्या देखते हैं, कोट क्या दिया गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन मुद्रावादियों के विचार की दृष्टि से सही है? तो मुद्रावादियों के विचार की दृष्टि से जो सही कथन है वह इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए उपयुक्त सभी कथन सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी सेकंड सही है, और डी थर्ड सही है। तो इसमें जो है केवल थर्ड सही है। थर्ड में क्या दिया गया है? आर्थिक व्यवहार वास्तविक प्रतिफल का फलन होती है। तो थर्ड सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 24 नंबर प्रश्न है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, ब्याज दर जोखिम का तात्पर्य है। ब्याज दर जोखिम का तात्पर्य क्या है? ब्याज दर में वृद्धि का तात्पर्य यह है कि द्वितीयक बाजार में वित्तीय प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट होगी। बी सही है 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, क्लासिकल समष्टि निकाय में मुद्रा द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए उत्पादन एवं कीमतें, बी रोजगार एवं कीमतें, सी रोजगार एवं उत्पादन, और डी कीमतें। तो क्लासिकल समष्टि निकाय में मुद्रा द्वारा जो है वह कीमतें निर्धारित की जाती हैं, डी सही है। अगला 27 नंबर प्रश्न है, जब मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद 1000 करोड़ और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 11,000 करोड़ और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 10,000 करोड़ है, तब सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीति कारक है। तो सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीति कारक निकालने के लिए मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद बटे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद गुणे 100। तो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद कितना है? 11,000 बटे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 10,000 गुणे 100। तो 1 2 3 2 0 ये 3 4 या 110 आंसर आ जाएगा। 110 किस ऑप्शन में दिया गया है? 110 दिया गया डी में। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी। अगला 28 नंबर प्रश्न है, भारत में जननांकीय लाभांश की व्यापक संभावना है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत में जननांकीय लाभांश की व्यापक संभावना है, सही है, ठीक है, और भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है, दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, इसलिए सी सही है 28 में। 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए आधार वर्ष को निम्न अनुसार परिवर्तित किया गया। तो सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो आधार वर्ष है वह 2011-12 है, बी ऑप्शन सही है। उनके में से किस राज्य कि भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो उत्तर प्रदेश की है, बी सही है। अगला JAM त्रयी से क्या तात्पर्य है? तो जे से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल होगा। तो 31 नंबर प्रश्न में सी आंसर सही है। अगला 32 नंबर प्रश्न है, बुद्धिवादी अर्थशास्त्री के जन्मदाता हैं। तो बुद्धिवादी अर्थशास्त्री के जन्मदाता जो हैं वह E.F. सुमाकरन है। बुद्धवादी अर्थशास्त्री के जन्मदाता E.F. सुमाकर हैं। E.F. सुमाकर सी ऑप्शन में दिया गया है, 32 सही आंसर सी। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख रेटिंग अभिकरण नहीं है? तो साख रेटिंग अभिकरण जो है नासडेक नहीं है, बाकी मूडी, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है साख रेटिंग एजेंसियां हैं।
नारदेक नहीं है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुद्रास्फीति के मापने में नहीं किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, सकल घरेलू उत्पाद, अब स्फीति कारक। तो मुद्रास्फीति मापने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? एक संवर्गीय व्यक्ति पर एक समान कर लगाया जाना समस्तरीय साम्य है। ब्याज भुगतान की कटौती राजकोषीय घाटे में से की जाती है, प्राथमिक घाटा है। ए भी सही है, बी भी सही है। सी में क्या है? विभाज्य वस्तुएं और बहिष्करण के सिद्धांत पूर्णतः लागू होते हैं। शुद्ध निजी वस्तुओं में ठीक है, विभाजन भी होता है और बाहर भी किया जा सकता है, अभी सही है। और डी नंबर है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर उनके मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। राज्य उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर जब कर उनके मूल्य के अनुसार लगाया जाता है तो उसे मूल्यानुसार कर कहा जाता है, ना कि राज्य उत्पाद शुल्क कहा जाता है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। अगला 2012-13 के दौरान उनके में से कौन सा है? केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा मद है। 12-13 में केंद्र के व्यय का जो सबसे बड़ा मद ब्याज अदायगी था। 36 नंबर सी सही। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित में से किस रूप में निधियों की सिफारिश की थी? राज्यों को केंद्रीय सहायता, राज्य विकास निधि, बिक्री कर में राज्यों की हिस्सेदारी, केंद्र को राज्यों का योगदान। तो राज्यों को केंद्रीय सहायता की सिफारिश की गई थी। 14 नंबर प्रश्न 37 का सही आंसर ए है। अगला 38 नंबर है, FRBM अधिनियम 2012 ने सकल घरेलू उत्पाद की राजकोषीय घाटा की उच्चतम सीमा निर्धारित की थी। तो राजकोषीय घाटा की उच्चतम सीमा जो निर्धारित की गई थी वह 3% निर्धारित की गई थी। अगला रोस्टो आर्थिक विकास की 5 विभिन्न अवस्थाओं में निम्न प्रकार श्रेणीबद्ध करते हैं। तो रोस्टो की 5 प्रमुख अवस्थाओं में जो श्रेणीबद्ध सही से क्रमबद्ध किया जाएगा तो उसमें पहला जो होगा वह परंपरागत समाज की स्थिति होगी और परंपरागत समाज 4th में दिया गया है। और फिर अगला होगा उड़ान भरने की पूर्व दशाएं। उड़ान भरने की पूर्व दशाएं जो है वह 1st में दिया गया है। अगला जो होगा वह होगा उड़ान भरना। उड़ान भरना 5 में दिया गया है। और अगला जो होगा वह परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था और परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था 2nd में दिया गया है। और लास्ट में क्या बचा? लास्ट में बचा थर्ड में क्या है? उच्च जन उपभोग का स्तर। उच्च जन उपभोग का स्तर 3rd में हो जाएगा। तो 4 फर्स्ट, 5 सेकंड, 3rd। तो देखते हैं कौन सा कोड सही होगा। 4 फर्स्ट, 5 सेकंड, 3rd। 4 फर्स्ट, 5 सेकंड, 3rd, डी ऑप्शन में दिया गया है। 4 फर्स्ट, 5 सेकंड, 3rd, डी सही है। 39 नंबर प्रश्न। अगला 40 कैम्ब्रिज विकास मॉडल को रेखांकित करने वाला बचत फलन है। कैम्ब्रिज विकास मॉडल को रेखांकित करने वाला जो बचत फलन है वह विभेदात्मक बचत फलन है। सी सही है। 41 केंद्रवादियों के अनुसार रेंगती हुई मुद्रास्फीति सहायक होगी बेरोजगारी को कम करने में, वास्तविक उत्पादन को बढ़ाने में। ए तथा बी में से कोई नहीं, ए और बी दोनों सही है। तो केंद्रवादियों के अनुसार रेंगती हुई मुद्रास्फीति बेरोजगारी को कम करने में और वास्तविक उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होगी। डी सही है 41 नंबर में। अगला 42 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध समीकरण MPKY में के निम्न में से किसके लिए है? तो के जो है वह जनता द्वारा किए गए उत्पाद लेन देन के मौद्रिक मूल्य का भाग है। सी सही है। 42 नंबर प्रश्न में सही आंसर सी है। अगला 43 नंबर, 2, 6 और x का ज्यामितीय माध्य 6 के समान है तो x का मान होगा। तो x का मान निकालने के लिए GM बराबर x1, x2, x3 की पावर 1/3। तो GM कितना दिया गया है? 6 दिया गया है ज्यामितीय माध्य। और समीकरण में 2 गुणे 6 गुणे x की पावर 1/3। तो 6 की पावर 3 कर लेंगे बराबर, तब ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 6 गुणे x। तो x बराबर हो जाएगा 6, इस साइड में करेंगे तो 6 की पावर 3 है तो 6 गुणे 6
गुणे 6 3 बार लिखेंगे बटे 2 गुणे 6, तो एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया और 6 3 6 18 x बराबर 18 आंसर आ जाएगा। तो इसका ज्यामितीय जो माध्य होगा वह 18 होगा, x का मान जो है वह 18 होगा। बी ऑप्शन सही है। 44 नंबर प्रश्न में सही आंसर 44 नंबर सही आंसर डी। अगला 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न प्रायिकता से पूछा गया है। क्या है? दो पासों के एक बार फेंकने पर 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? दो पासों को एक बार फेंकने पर 8 आने की प्रायिकता। तो दो पासों को फेंकने से कुल जो परिणाम बनेंगे 36 बनेंगे। 6 दो पासे में 6 पॉइंट होंगे, तो 6 गुणे 6 बराबर 36 परिणाम बनेंगे। और इनमें 5 तरीके से 8 आने की प्रायिकता, 5 तरीके से जो है 8 आ सकते हैं। 5 तरीके से कौन कौन से हैं? 2 6 8 आया, 2 4 8 आया, 5 3 8 आया, 3 5 8 आया और 4 4 8 आया। तो 8 आने की जो प्रायिकता है वह 5 बार है, तो 5 बटे 36 हो जाएंगे। कुल परिणाम 36 हो जाएंगे, तो 5 बटे 36 और 5 बटे 36 ही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। प्राकलित प्रतिगमन रेखाएं निम्नानुसार दी गई हैं। तो प्रतिगमन रेखाएं y बराबर कितना दिया गया है? y बराबर 10 प्लस 0.x और x बराबर -4 प्लस 1.6y है। तब x और y के बीच सहसंबंध होगा। तो x और y के बीच सहसंबंध निकालने के लिए bx इसमें समीकरण से निकाल लेंगे। x वाली समीकरण से जब निकालेंगे तो bx निकलेगा 0.4 और y समीकरण से निकालेंगे तो byx निकलेगा 1.6। bxy निकला 0.4 और byx निकला 1.6। तो सहसंबंध r बराबर हो जाएगा √ byx इंटू bxy। तो byx √ कितना निकाले हैं? 1.6 गुणे समीकरण में दिया गया है या 1.6 गुणे 0.4 तो √ 0.64 हो जाएगा। तो इसको बटे 100 कर देंगे तो 8 बटे 10 आ जाएगा। और दशमलव जब काटेंगे, जब दशमलव हटाएंगे 64 बटे 100 ये √ इसका 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा और इसका 10, तो 8 बटे 10 ये दशमलव हटाएंगे तो 0.8 आंसर आएगा। 8.8 या 0.80 कह सकते हैं, 0.80 और 0.80 किसमें दिया गया है? डी में दिया गया है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है। किसी वंटन के लिए माध्य 26, माध्यिका 14, बहुलक 7 है, तब वंटन होगा। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, तब वंटन कैसा होगा? माध्य 26 ज़्यादा है माध्यिका से 14 और माध्यिका ज़्यादा है बहुलक से। तो यह बन रहा है समीकरण। तो इसमें जो है जब माध्य माध्यिका से एवं माध्यिका बहुलक से ज़्यादा हो तो वंटन जो है धनात्मक रूप से विषम होगा। धनात्मक रूप से विषम का मतलब हुआ ए सही है। अगला 48 नंबर प्रश्न है। प्रसामान्य वंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है। तो विचार करने पर इसमें नति परिवर्तन के 2 बिंदु होते हैं। इन नति परिवर्तन बिंदुओं की शून्य माध्य से दूरी है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ए सही है 48। अगला 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। तो जो सरल यादृच्छिक प्रतिचयन है वह सभी
परीक्षणों में प्रत्येक मद की समान प्रायिकता है? ए 4 से मिलेगा, बी क्रमबद्ध प्रतिचयन क्रमबद्ध प्रतिदर्श। क्रमबद्ध प्रतिदर्श जो है प्रथम का यादृच्छिक चयन और शेष का क्रमबद्ध चयन हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 3 से। कोटा प्रतिदर्श, तो कोटा प्रतिदर्श जो है अप्रायिकता प्रतिदर्श होगा, सी फर्स्ट से। और स्तरिक यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरिक यादृच्छिक प्रतिचयन जो है वह प्रत्येक स्तर के सभी मदों का यादृच्छिक प्रतिचयन होगा, डी 2 से हो जाएगा। तो ए 4, बी 3, सी 1, डी 2, सी ऑप्शन में दिया गया है, सी सही है 49 नंबर प्रश्न में। अगला 50, यदि किसी गांव में सभी किसानों को 3 वर्गों सीमांत, छोटे एवं बड़े में विभाजित किए जाते हैं और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ग में 20 किसानों को एक प्रतिदर्श यादृच्छिक रूप से लिया जाता है, तो इसे कहा जा सकता है व्यवस्थित प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन, समूह या क्लस्टर प्रतिचयन, बहुचरण प्रतिचयन। यदि किसी गांव के सभी किसानों को 3 वर्गों छोटे, सीमांत और बड़े किसानों में विभाजित किए जाते हैं और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ग से 20 किसानों को एक प्रतिदर्श यादृच्छिक रूप से लिया जाता है, तो इसे कहा जाता है, तो सैंपलिंग जो होगा वह स्तरीय सैंपलिंग या स्तरीय प्रतिचयन कहलाएगा। बी सही है 50 नंबर प्रश्न का आंसर, बी सही।